एक सीकर ने पूछा है, यदि रिलेशनशिप में हर समय लगातार क्रिटिसिज्म या आलोचना झेलनी पड़े तो क्या करना चाहिए? देखिए, आलोचना को या क्रिटिसिज्म को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, दूसरा नेगेटिव क्रिटिसिज्म और तीसरा टॉक्सिक क्रिटिसिज्म। तो ये जो पहला पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के बारे में मुझे याद आ रहा है, एक मैनेजमेंट फिलोसफर रहे हैं जिनका नाम है पीटर एफ ड्रकर। ये एक अमेरिकन मैनेजमेंट फिलोसफर हैं। इन्होंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जो कि बहुत से इंजीनियरिंग संस्थानों में चलती है प्रबंधन के। इसमें इन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है इसके बारे में काफ़ी बातें कही हैं। तो अगर मैं एक लाइन में अगर उसको थोड़ा सा समराइज करूं तो देखिए, जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है या उससे कोई गलती होती है तो गलती जिस काम में हुई है हम उसके ऊपर डायरेक्टेड हैं, उसको गलत ठहरा रहे हैं कि व्यक्ति को गलत ठहरा रहे हैं। अगर हमने व्यक्ति को गलत ठहरा दिया तब फिर कोई करेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति ही जब गलत हो गया तब फिर अब उसको करेक्ट कौन करेगा? तो अगर पीटर एफ ड्रकर कहते हैं कि अगर आलोचना करनी है तो उस काम की करो जिस काम में गड़बड़ी है, ना कि उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने से वो काम हुआ है, क्योंकि व्यक्ति को टारगेट करने से कोई फायदा नहीं होगा, उससे कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है और माहौल में और प्रॉब्लम पैदा होगी अगर आप व्यक्ति को टारगेट करते हैं। तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म या समालोचना जिसे हम कह सकते हैं वो ये है कि आप जो काम है उसको टारगेट कीजिए, व्यक्ति को टारगेट ना कीजिए। तो इसे तो कहेंगे कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। अब आता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। नेगेटिव क्रिटिसिज्म में हम काम के बहाने काम को करने वाले को टारगेट करते हैं। अब इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि जो व्यक्ति नेगेटिव क्रिटिसिज्म कर रहा हो उसकी सेल्फ स्टीम लो हो, या हो सकता है कि उसके अंदर कोई असुरक्षा की भावना हो, या हो सकता है कि बचपन में उसके साथ बहुत नेगेटिव क्रिटिसिज्म किए गए हों और इसलिए वो अपने अंदर उस नेगेटिव क्रिटिसिज्म की टेंडेंसी को दबाए हुए हो और जब वो एडल्टहुड में आया तो वो वही नेगेटिव क्रिटिसिज्म से दूसरे को जवाब दे रहा हो और सबका नेगेटिव क्रिटिसिज्म कर रहा हो। तो ये है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। तीसरी चीज जो है वो है टॉक्सिक क्रिटिसिज्म। टॉक्सिक क्रिटिसिज्म वो क्रिटिसिज्म है जिसमें आप लगातार दूसरे की नेगेटिव आलोचना करते हैं, नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते हैं। और टॉक्सिक क्रिटिसिज्म हमेशा सेंस ऑफ सुपीरियरिटी से पैदा होता है, यानी क्रिटिसाइज करने वाले के अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी होती है। उस सेंस ऑफ सुपीरियरिटी से अपने आप को श्रेष्ठ समझना। जब वो श्रेष्ठ समझेगा तो ही वो लगातार दूसरे की आलोचना करेगा। और ये श्रेष्ठता 2 वजहों से हो सकती है। सेंस ऑफ सुपीरियरिटी हो सकता है अपब्रिंगिंग की वजह से हो, क्योंकि कभी कभी माँ बाप बच्चे की हमेशा पैम्परिंग करते हैं, उसको राजा बेटा हमेशा बुलाते हैं, तो बाद में भी अपने आप को राजा बेटा समझ लेता है और सबसे बड़ा अपने आप को समझने लग जाता है। तो इस पैम्परिंग की वजह से सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आ जाती है जो बाद में टॉक्सिक हो सकती है। और या फिर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी उस तरीके से आ जाती है कि बच्चे ने बड़ा स्ट्रगल किया हो, लाइफ में बड़ी इनसिक्योरिटी हो, बड़ा डर हो, असुरक्षा की भावना हो, और उसको कवर अप करने के लिए उस डर को, असुरक्षा की भावना को, हीनता को कवर अप करने के लिए उसने सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता की भावना या ईगो को ओढ़ लिया हो अपने ऊपर। जैसा कि अमिताभ बच्चन की पिक्चर दीवार में जो है अमिताभ बच्चन ने किया था। बचपन उसका बहुत ही इनसिक्योरिटी में गुजरा था, बड़ा डर, बड़ी हीनता में गुजरा था। उसको दूर करने के लिए उसने सेंस ऑफ सुपीरियरिटी का एक कवर अपने ऊपर ओढ़ लिया था। तो ये जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है, ये सेंस ऑफ सुपीरियरिटी हमें क्यों मजबूर करती है कि हम दूसरे को लगातार क्रिटिसाइज करें? ये इसलिए हमें मजबूर करती है, ये इसलिए हम सेंस ऑफ सुपीरियरिटी रखने वाले नार्सिसिस्ट दूसरे को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि अगर आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो आप दूसरे को कंट्रोल कैसे करेंगे, दूसरे को दबाव में कैसे लेंगे? क्योंकि अगर आप उसको दबाव में नहीं लेंगे तो फिर वो आपकी सुपीरियरिटी को मानेगा नहीं, वो आपका सामान्य पैरामीटर्स पर इवैल्यूएशन करेगा। और जब सामान्य पैरामीटर पर इवैल्यूएशन करेगा तो लाइफ में कोई हीरो तो होता नहीं है, सुपर हीरो तो कोई है नहीं, तो आपको एक साधारण व्यक्ति की तरीके से ट्रीट करेगा। तो उससे आपकी जो ये सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता की भावना, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, इसकी जो इमेज आपने बना रखी है, सेल्फ इमेज का जो बैलून है, वो पंक्चर हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए लगातार क्रिटिसाइज करने का हम
सहारा लेता है ऐसा व्यक्ति। तो ये लगातार क्रिटिसाइज करने से होता क्या है, इसके बहुत ही डिजास्ट्रस इम्पैक्ट होते हैं जिसका लगातार क्रिटिसिज्म किया जाता है। सबसे पहले हम उसको डिवैल्यू करते हैं, उसका अवमूल्यन करते हैं, फिर इस अवमूल्यन के साथ साथ उसकी इंसल्ट करते हैं, और अवमूल्यन इंसल्ट लगातार जब होती रहती है तो उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, वो अपने आप को डाउट करने लग जाता है टारगेट। और जब टारगेट अपने आप को डाउट करने लग जाता है, एक हीनता का शिकार हो जाता है, उसको ये लगने लगता है कि उसके अंदर सारी कमियां उसके अंदर हैं, सारी कमियां उसके पेरेंट्स के अंदर हैं, सारी कमियां उसके बैकग्राउंड के अंदर हैं, सारी कमियां उसने आज तक जो कुछ प्राप्त किया सब उस हर चीज के अंदर सिर्फ कमियां हैं, ऐसा जब वो सोचने लग जाता है तब उसके अंदर शर्मिंदगी पैदा होती है, शेमिंग पैदा होती है। ये बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति जो होता है वो दूसरे को शर्मिंदगी के लिए मजबूर करता है, दूसरे को शर्मिंदा करके उसका आनंद लेता है। सबसे नीच और निकृष्ट टाइप का व्यक्ति ही ऐसा काम करता है। तो जब टारगेट को ये शर्मिंदगी के लिए मजबूर कर देते हैं, शेमिंग के लिए मजबूर कर देते हैं, तो उससे क्या होता है? देखिए, शेमिंग जो है एक बड़ा सेल्फ सिक्वेस्टरिंग इमोशन है। जिसको शर्मिंदगी के लिए मजबूर किया जाए वो व्यक्ति धीरे धीरे आइसोलेट होने लग जाता है, और जब वो आइसोलेट हो जाएगा तो क्या होगा? टारगेट जब आइसोलेट हो जाएगा तो उसके ऊपर अटैक करना आसान होगा। जितना ज्यादा वो अकेला पड़ता जाएगा, जितना जो व्यक्ति शर्मिंदा होगा उतना अकेला पड़ता जाएगा, जितना अकेला पड़ता जाएगा उतना उसके ऊपर अटैक करना आसान होगा, जितना अटैक करना आसान होगा उतना कंट्रोल करना आसान होगा। तो इसलिए ये जो लगातार क्रिटिसिज्म है ये एक स्ट्रेटजी के तहत किया जाता है। लगातार आलोचना एक रणनीति के तहत की जाती है ताकि टारगेट को रिलेशनशिप में ब्रेक किया जा सके, तोड़ा जा सके, उसके सेल्फ स्टीम को तोड़ा जा सके, उसकी बैकग्राउंड को तोड़ा जा सके, जो भी उसके अंदर अच्छाइयां हैं उनको तोड़ा जा सके, ताकि उससे लगातार नार्सिसिस्टिक सप्लाई ली जा सके। और नार्सिसिस्टिक सप्लाई किस फॉर्म में आती है? सबसे बड़ी नार्सिसिस्टिक सप्लाई यही है कि आप नार्सिसिस्ट की सेंस ऑफ सुपीरियरिटी को बिना चैलेंज किए हुए स्वीकार कर लेते हैं, उसकी विम्स एंड फैंसीज को स्वीकार कर लेते हैं, ताकि वो अपने आप को सुपीरियर हमेशा समझता रहे और सुपीरियर बना रहे। इनफैक्ट कभी कभी तो ये बहुत ही डिजास्ट्रस सिचुएशन तब हो जाती है जब नार्सिसिस्ट जो है वो अपने कुकर्मों में आपको सहयोगी बनाता है और बाद में कुकर्म करने के लिए ही आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है। जो बहुत ही पहले पनिश करता है, फिर पनिशमेंट ग्रीफ में बदल देता है। जैसे ऐसे नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप रखना बड़ा एंगेजिंग है। जैसे अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ संबंध रखेंगे तो संबंध में आपको इतना ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं देगा कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से भी संबंध रख सकें, अपने परिवार के साथ संबंध रख सकें, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ संबंध रख सकें, इतना स्पेस ही नहीं देगा। वो आपको हमेशा इंगेज किए रहेगा किसी न किसी स्ट्रगल में। रिलेशनशिप रखना ही उसके साथ एक स्ट्रगल है। तो जब वो आपको कंटिन्यूअसली एंगेज किए रहेगा तो उससे क्या होगा? आप समाज को, मित्रों को, सबको समय नहीं दे पाएंगे। जब समय नहीं दे पाएंगे तो उनसे रिलेशनशिप आपकी टूट जाएगी। जब रिलेशनशिप टूट जाएगी तो यही व्यक्ति, यही नार्सिसिस्ट जिसने आपको मजबूर किया दूसरे लोगों से संबंध ना रखने के लिए, क्योंकि उसने इस रिलेशनशिप में इतनी स्ट्रगल पैदा कर दी कि आप उधर कोई अटेंशन ही नहीं दे सके, यही नार्सिसिस्ट आपको क्रिटिसाइज करेगा कि देखो तुमने सबसे संबंध तोड़ दिया, समाज में तुम्हारा कोई वो नहीं है किसी से। ये क्रिटिसाइज करेगा आपको, और ये क्रिटिसाइज करके आपको और ज्यादा शर्मिंदगी के लिए मजबूर कर देगा ताकि आप और अकेला पड़ जाएं और आपको फिर से टारगेट करके, आपको अटैक करके, आइसोलेट करके, अटैक करके आपको कंट्रोल में रखा जा सके। तो इस तरीके से ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन तब हो जाती है जब ये ऐसे लोग आपको अपने कुकर्मों में पहले आपको सहयोगी बनाते हैं और उसके बाद कुकर्म करने के लिए आपके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, और उसके बाद आपकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। लगातार आलोचना करते हैं, हर तरह से आलोचना करते हैं, हर चीज की आलोचना करते हैं। तो अब करें क्या? देखिए, जनरली आलोचना चाहे किसी भी प्रकार की हो, सबसे पहले जब हमारी आलोचना हो रही है तो हमको ये देखना चाहिए कि हाँ, आलोचना करने वाला व्यक्ति किस टाइप का है। क्या आलोचना करने वाला व्यक्ति जिस चीज की आलोचना कर रहा है उसका एक्सपर्ट है? क्या वो बहुत बड़ा साइकेट्रिस्ट है? क्या वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है? क्या वो बहुत बड़ा फिलोसफर है? क्या वो बड़ा नोबेल प्राइज विनर है? उसको क्या एक्सपीरियंस है वो किसी चीज को क्रिटिसाइज करने का? जब आप पाएंगे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी जानकारी कुछ नहीं है, तो फिर बस
आप उसकी आलोचना को सीरियसली ना लीजिए। इसे अंग्रेजी में इसके लिए एक फ्रेज है, टेकिंग क्रिटिसिज्म विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब यह है कि पूरा उसको सच्चा मत मान लीजिए, उसको डाउट की दृष्टि से देखिए। आप क्रिटिसिज्म या कोई ऐसी चीज है अगर आपके साथ ऐसी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा उसको सीधे स्वीकार कर लिया है, उसको डाउट से देखिए, पूरा उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, उसे रिजेक्ट कर दीजिए। जितना उसमें जितना पार्टिकल है उतना बस पार्टिकल के बराबर उसमें से चीजें देखिए, बाकी उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज कर रहा है वो कोई एक्सपर्ट थोड़ी है उस फील्ड का, तो डोंट टेक इट सीरियसली, उसको सीरियसली ना लीजिए, गंभीरता से ना लीजिए। तो पहली चीज है। दूसरी चीज है, जनरली जब क्रिटिसिज्म हो रहा हो और आप अवाक रह गए हो, तो आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी वक्त रिस्पॉन्ड करें। आप रुकिए, ब्रेक लीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए। इससे आपको एक समझ पैदा होती है, एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि किस बारे में बात हो रही है। और जब आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाए, आपको एक सॉलिड ग्राउंड मिल जाए जिस पे कि आप खड़े होकर के अपनी बात कह सकते हैं, तब जाकर के उसको बताइए कि ये आलोचना के बदले में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मेरी ये समझ है, मुझे लगता है कि मुझे मेरे साथ ऐसी परिस्थिति रही, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये तो साधारणतः जब क्रिटिसिज्म हो तब उसमें ये चीज बोलने वाली है। लेकिन अगर क्रिटिसिज्म टॉक्सिक है, तो अगर क्रिटिसिज्म टॉक्सिक है तो उसका टेस्ट ये है कि वो लगातार होता रहेगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब जब क्रिटिसिज्म अगर कंटिन्यूअसली चल रहा है तो उसको डील करने का तरीका है ग्रे रॉक मेथड या शिलाखंड विधि। शिलाखंड विधि का मतलब है, क्रिटिसिज्म करने वाले के सामने आप शिलाखंड के समान खड़े हो जाइए, उसकी बात आपके अंदर नहीं जानी चाहिए, आपके कान पूरी तरीके से बंद होने चाहिए, आपको उसकी बात का कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे कछुआ होता है, वो अपने खोल के अंदर चला जाता है तो वो एक पत्थर की तरीके से पड़ा रहता है, वैसे ही आपको कछुआ हो जाना है। क्योंकि जब क्रिटिसिज्म लगातार चल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका नेचर टॉक्सिक है, ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और तब आप जब शिलाखंड बन जाते हैं आप, तो शिलाखंड कैसे, जब हम कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे हैं, कुछ ले ही नहीं रहे हैं, कुछ रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, तो हम जवाब कैसे देंगे? हाँ हूँ, हाँ ठीक है, हाँ देखेंगे, हाँ ठीक है, हाँ ये भी सही है, हाँ देखते हैं, हाँ हो सकता है ऐसा हो, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसे जवाब दीजिए। याद रखिए, जवाब आपका मीनिंगफुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ मीनिंगफुल अपीयर होना चाहिए। और वो जो जवाब दे रहे हैं उस जवाब का कोई पालन आपको बाद में नहीं करना है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम इनसिंसियर कम्युनिकेशन का जवाब सिंसियर कम्युनिकेशन से देते हैं। जैसे ही आपने सिंसियर कम्युनिकेशन का जवाब इनसिंसियर कम्युनिकेशन का जवाब सिंसियर कम्युनिकेशन से दिया, वैसे ही समझ लीजिए कि आप ग्रे रॉक नहीं बन पाए, शिलाखंड नहीं बन पाए। तो शिलाखंड बनने की तरीका क्या है? शिलाखंड बनने का तरीका ये है, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म जब हो रहा हो तो आपको कोई जवाब, आपको कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं करनी है, उसमें से एक भी शब्द को आपके ऊपर भरोसा नहीं करना आपको उसके ऊपर। और हाँ हूं मैं, ठीक है, हाँ देखेंगे, इस तरीके का आपको नॉन सीरियस जवाब देना है, इनसिंसियर जवाब देना है। इनसिंसियर नॉन सीरियस जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि आप गंभीर ना दिखें या सिंसियर ना दिखें, दिखें सिंसियर ही, लेकिन आपको वो जो बोल रहे हैं उसका पालन बाद में करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई सिंसियर कम्युनिकेशन नहीं है। तो इस तरीके से आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, ये तो पहली बात, ये ठीक से समझिए। दूसरी चीज, अगर क्रिटिसिज्म आपको बहुत हर्ट कर रहा है तो उसी वक्त जाप शुरू कर दीजिए। जाप की विधि को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है उसका, वहां से सीखिए और उसका जाप करना शुरू कर दीजिए। जाप तब कीजिए जब प्रॉब्लम हो, जब टेंशन हो, जब स्ट्रेस हो, जब आप एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो किसी वो चीज को, तब कीजिए जाप को, और बस जाप करना शुरू कर दीजिए। तो आपके नेगेटिव इमोशंस अंदर आएंगे नहीं, तो आप शिलाखंड बन पाने में आपको सहायता मिलेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर एक चीज है जिसे कहते हैं एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना। एक ब्रिटिश साइकेट्रिस्ट हुए थे, बहुत अच्छे आदमी थे वो, बड़े सीधे भी थे। उनका नाम था मॉरिस निकोल। मॉरिस निकोल जो है बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति थे, और उन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर अपना कुछ वर्क लिखा है, 6 वॉल्यूम्स में उन्होंने किताबें लिखी हैं अपनी। तो उन्होंने एक शब्द यूज किया है
एम्पैथेटिक अप्रोच के लिए एक शब्द यूज किया है, एक फ्रेज यूज किया है, और वो फ्रेज है एक्सटर्नल कंसिडरिंग, जो कि बहुत ही उपयुक्त है। एक्सटर्नल कंसिडरिंग का मतलब होता है दूसरे के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को डाल करके रखना। तो जब आप दूसरे के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को डाल करके देख पाते हैं तो इसका मतलब आप एक्सटर्नल कंसिडरिंग कर रहे हैं, या आप एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखते हैं, या सरल भाषा में अगर कहें तो आप यू एटीट्यूड रखते हैं। तो आप ये देखिए सबसे पहले कि ये जो व्यक्ति आपको लगातार क्रिटिसाइज कर रहा है, लगातार आपकी आलोचना कर रहा है, ये व्यक्ति आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। क्यों आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? ताकि आप इसकी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी को सपोर्ट करें। क्यों आप इसको सेंस ऑफ सुपीरियरिटी को सपोर्ट करने की जरूरत महसूस कर पा रहा है, चाहता है कि इसकी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी को सपोर्ट किया जाए? क्योंकि अगर इसकी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी को नहीं सपोर्ट किया गया तो इसके अंदर की जो इनसिक्योरिटी या सुरक्षा की भावना, डर है, वो सब बाहर निकल आएगा और ये पागल हो जाएगा। तो इसकी स्थिति बहुत खराब है, इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। इसकी दयनीय स्थिति को देखते हुए इसके प्रति कंपैशन रखना होगा। अगर आप इसके परिप्रेक्ष्य में अपने आप को डाल करके देखें, अगर आप ये देखें कि अगर आपके अंदर ऐसा जरूरतें होती, आपके अंदर ऐसी इनसिक्योरिटी होती जिसको कि आपने इस तरीके की सेंस ऑफ सुपीरियरिटी से कवर अप किया होता, तो शायद आप भी ऐसा ही करते जैसा कि ये व्यक्ति कर रहा है। आप भी दूसरे का कांस्टेंट क्रिटिसिज्म करते। ऐसा सोचने से ही आपके अंदर एक कंपैशन आता है, क्योंकि आप ये देख पाते हैं कि इसके कांस्टेंट क्रिटिसिज्म से आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपकी बैकग्राउंड के बारे में, आपके काम के बारे में पता नहीं चलता है। इसके कांस्टेंट क्रिटिसिज्म से सिर्फ इसी के बारे में पता चल रहा है, और वो बात ये है कि ये खुद ही एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, खुद ही एक बीमारी का शिकार है। तो जब आप ये देख पाएंगे कि ये बीमारी का शिकार है, मानसिक डिस्ट्रेस का शिकार है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, तो आप उसके प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड रख पाएंगे। हालांकि वो लगातार आपको टारगेट कर रहा है, फिर भी आप अंदर से कंपैशनेट एटीट्यूड रख पाएंगे, सिंपैथेटिक एटीट्यूड उस व्यक्ति के प्रति रख पाएंगे। सिंपैथेटिक एटीट्यूड का फायदा ये है कि आपकी अपनी हीलिंग बहुत तेज हो जाएगी, आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और आपको शिलाखंड बनने में आसानी होगी।